हाय एवरीवन। इस चैप्टर में आज हम चैप्टर नंबर 3 यानी कि क्लास 8 की चैप्टर 3 मिनरल एंड पावर सोर्सेज देखेंगे। ठीक है, ये ओल्ड एडिशन बुक है, अभी न्यू एनसीईआरटी में देखो तो ये चैप्टर नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं ये कवर कर लेती हूँ क्योंकि क्लास 8 में ये ओल्ड एनसीईआरटी में दी हुई है। जैसा कि मैं कवर करते आ रही हूँ ओल्ड एनसीईआरटी अलॉन्ग विथ न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, तो यहाँ पे एक स्टोरी है, ये मैं स्किप कर देती हूँ, फिर यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो कोई भी नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंस होती है जिसकी खुद की एक डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होती है, उसको हम मिनरल बोलते हैं। तो आपको यहाँ पे दो चीज़ याद रखनी है, ये खुद से खुद होता है, यानी कि कुदरत ने बनाई है, ये खुद से होता है। नेचुरली सब्सटेंस जो खुद होती है और इनकी खुद की एक केमिकल कंपोजिशन होती है, एक पर्टिकुलर डेफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होती है, उसी चीज़ को हम मिनरल बोलते हैं। मिनरल्स जो होती है ये इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है अर्थ में। ठीक है, अर्थ में हर कोने कोने जगह जगह में आपको डिस्ट्रीब्यूटेड मिल जाएगी और ये कंसंट्रेटेड है कुछ ऐसे पर्टिकुलर एरिया ऑफ रॉक फॉर्मेशंस में। यानी ये रॉक है मान लो, तो आपको इसके अंदर क्या दिखेगा, कुछ मिनरल्स दिखेंगे। ठीक है, मिनरल्स ओर्स दिखेंगे रॉक में, मिनरल्स, और उसी मिनरल ओर्स बोलते हैं। ठीक है, ओर्स में ये प्रेजेंट रहते हैं। तो आपको फ़िलहाल अभी इतना पता करना है कि रॉक्स में मिनरल्स होते हैं। कुछ मिनरल्स जो होते हैं वो ऐसे एरियाज़ में मिलते हैं जो कि ईज़िली एक्सेसिबल नहीं होती है, जैसे आर्कटिक ओशन और एंटार्क्टिका। आपको पता होगा ये आर्कटिक ओशन और एंटार्क्टिका जो है ना, ये बहुत ठंडी जगह है। यहाँ पे -डिग्रीज़ में क्या रहती है, टेम्परेचर। तो यहाँ पे बहुत ही एक्सेसिबल होता ही नहीं है कि वहाँ पे एक्सट्रैक्शन की जाए। रॉक्स को हम खोद कर यहाँ से क्या करेंगे, अंदर अंदर खोद कर डिगिन करके हम वहाँ से मिनरल्स निकाल पाएंगे। पर वहाँ पे बहुत सारे मिनरल के रिसोर्सेज हमने सैटेलाइट से पता करा है। मिनरल्स जो होते हैं वो फॉर्म होती है, बहुत डिफरेंट टाइप्स होती है, जैसे जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स। ठीक है, ये फॉर्म होती है ड्यू टू जियोलॉजिकल इन्वायरमेंट्स। फिर उसके अंदर जो बहुत सारी कंडीशंस हो जाती हैं जो कि नेचुरल प्रोसेसेस से ये क्रिएट होती है विदाउट ह्यूमन इंटरफेरेंस। तो ह्यूमन इंटरफेरेंस यहाँ पे बिल्कुल नहीं रहती है, यहाँ पे कम्प्लीटली नेचुरल प्रोसेस से मिनरल्स फॉर्म्स होते हैं। आप इनको आइडेंटिफाई कैसे करोगे, कैसे फाइंड आउट करोगे कि कहाँ पर मिनरल्स हैं? तो अभी इनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, इनकी एक डेफिनाइट फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं, यानी कि हर मिनरल का अपना अलग अलग आपको प्रॉपर्टी दिखेगा। कोई जो है वो मेल्टेड फॉर्म में होगी, कोई वही लिक्विड फॉर्म में होगी, कोई जो है जैसे मरकरी हो गई, कोई जो होगी बहुत सॉलिड फॉर्म होगी जैसे आयरन हो गई। तो ये सब आपको ना अलग फॉर्म्स के, इनके अलग फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होगी, जैसे गुड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, कोई बैड कंडक्टर ऑफ हीट होगा, कोई गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगी, कोई बैड कंडक्टर। तो इस टाइप की आपको डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिल जाएगी। सच एज़ कलर। ठीक है, इनकी कलर भी होती है जो बहुत अलग होती है, कोई ग्रीन कलर होगा, कोई ब्लू कलर का होगा, कोई ब्लैक, कोई येलो। ठीक है, तो इनकी कलर भी बहुत डिफरेंट डिफरेंट होती है। इनके डेंसिटी यानी कि जो वेट होता है ना, वो भी बहुत अलग होती है। इनकी हार्डनेस, कोई बहुत सॉफ्ट मिनरल्स होगी, कोई बहुत हार्ड मिनरल्स होगी। इनकी केमिकल प्रॉपर्टी जैसे कि सॉल्युबिलिटी, वो पानी में कोई जो हो जाएगा वो सॉल्युबल हो जाएगा, कोई इनसॉल्युबल रहेगा, यानी कि हेट्रोजिनस और होमोजिनस भी आपको देखने को मिलेगा। तो केमिकल जो होती है बहुत यूनिक होती है खुद में से ही, उनकी फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़, कलर, टेक्सचर, डेंसिटी, हार्डनेस और केमिकल प्रॉपर्टी कि वो सॉल्युबल हो पा रही है कि नहीं। अब हम पहले उसको पूरी डिटेल से पढ़ेंगे, तो हम पहले समझ लेते हैं कितने टाइप्स के मिनरल्स हमारे अर्थ में पाई जाती है और कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, देयर आर ओवर 3000 डिफरेंट मिनरल्स। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि कम से कम 3000 टाइप के बहुत अलग अलग मिनरल्स होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंपोजिशन। ठीक है, इनमें क्या क्या कंपोजिशन होगी, किसी में आयरन मिला होगा, किसी में कॉपर मिली होगी, किसी में एल्युमिनियम मिली होगी। ठीक है, तो मिनरल्स को क्लासिफाई किया है हमने मेटलिक और नॉन मेटलिक मिनरल्स में। तो मिनरल्स दो प्रकार के होते हैं, आपको याद रखना है, एक मेटलिक होते हैं और दूसरे नॉन मेटलिक होते हैं। ठीक है, मिनरल्स के 2 टाइप्स होते हैं। अब फर्दर मेटलिक जो है वो उसकी 2 सब डिविज़न्स होती है, एक फेरस होता है, दूसरा नॉन फेरस होती है। तो फेरस जो होती है ना, उसमें आयरन होती है, आपको ये याद रखना है,
और नन फेरस जो होती है उसमें आयरन नहीं होती है, इसलिए नॉन नाम दिया गया है। ठीक है, नन मतलब नहीं होती है। तो अब हमने क्लासिफिकेशन देख ली। मेटलिक मिनरल्स कंटेन मेटल। ठीक है, मिनरल्स में क्या होता है, मेटल होती है काफ़ी कच्चा फॉर्म में, यानी रॉ फॉर्म में, नेचुरल फॉर्म में। ठीक है, इसमें कुछ प्रोसेस्ड या कुछ भी ये नहीं हुई है, बस वो मिनरल जो है वो मेटल फॉर्म में होती है। मेटल्स जो होते हैं वो काफ़ी एक हार्ड सब्सटेंस होते हैं जिसमें हीट कंडक्ट होने की कैपेबिलिटीज़ होती है, साथ ही साथ इलेक्ट्रिसिटी। और इनकी एक कैरेक्टरिस्टिक होती है कि वो शाइन करते हैं, लस्टर होती है, उनमें कुछ चमक होती है। ठीक है, तो मिनरल्स की मिनरल्स जो होते हैं वो मेटलिक होते हैं, नॉन मेटलिक होते हैं। मेटलिक की खासियत बात ये होती है कि वो गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होते हैं, साथ ही साथ उनमें लस्टर होता है, यानी फिर बहुत चमक खुद में ही बहुत चमकदार होते ही है और शाइन भी करते हैं। तो कभी भी आप एक्सट्रैक्ट करोगे कुछ मेटलिक मिल जाएगा तो वो क्या करेगा, शाइन करेगा। जैसे कि यहाँ पे एग्जाम्पल हो गया आयरन ओर, बॉक्साइट, मैंगनीज, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मेटलिक मिनरल्स की। तो मेटलिक मिनरल्स जो होते हैं कैन बी फेरस। फेरस मतलब इसमें आयरन हो सकती है या आयरन नहीं हो सकती है। नॉन फेरस मतलब जिसमें आयरन नहीं होती है। फेरस मिनरल जैसे आयरन ओर हो गया, ठीक है, मैंगनीज हो गई, क्रोमाइट्स हो गई, जिसमें आयरन आपको देखने को मिल जाता है, इसलिए वो क्या हो गए, मेटलिक हो गए। नन फेरस की बात तब होती है जब उसमें आयरन नहीं होता है, डज नॉट कंटेन आयरन बट मे कंटेन सम अदर मेटल्स, जैसे कि गोल्ड हो गई, सिल्वर हो गई, कॉपर हो गई, लेड हो गई। दीज थिंग्स डजेंट हैव आयरन्स इन इट। लेकिन क्रोमाइट्स, मैंगनीज, आयरन ओर, इसमें खुद आयरन होती है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मेटलिक एंड नॉन मेटलिक क्या होती है। नॉन मेटलिक जो होती है ये मिनरल्स के पास क्या होती है, मेटल्स नहीं होती है। और मेटल्स की खासियत क्या थी, वो चमकता है ना, लस्ट्रस होती है, बहुत ही चमकती है, खुद में शाइन करती है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होती है। तो बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा, इसमें ऐसा कुछ होता नहीं है। यहाँ पे आपको मिनरल्स जो दिखेंगे इनमें मेटल्स नहीं होते हैं, जैसे लाइमस्टोन हो गया, माइका हो गई। लाइमस्टोन्स अगेन आपको याद होगा तो हम इसके क्या बनाते हैं, मार्बल बन जाती है। अगर आप इसको हीट और बहुत ज़्यादा प्रेशर में आप इसको ये करोगे ना, ट्रांसफॉर्म कर दोगे, तो फिर ये क्या हो जाएगा, ये बन जाएगा मार्बल्स। ठीक है, माइका हो गई, जिप्सम हो गई, ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं नॉन मेटल्स की। फिर मिनरल्स और भी होते हैं, जैसे ये दूसरे टाइप के हो गए जो नॉन मेटलिक ही ग्रुप में आते हैं, जैसे कि कोल हो गया, पेट्रोलियम हो गई, ये सब नॉन मेटलिक मिनरल्स हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि मेटलिक मतलब इनकी कुछ फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ होती है और इनमें आयरन भी हो सकती है और नॉन फेरस भी हो सकती है, कि उनमें आयरन नहीं होती है, मेटल और मेटलिक। ओके, और आपको ये भी याद रखनी है कि जो नॉन मेटलिक होती है, ठीक है, इसमें तो आयरन होते नहीं है। दूसरी बात, ये लस्ट्रस और गुड कंडक्टर हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी भी नहीं होती है। और ये जो होते हैं ना, इनमें और भी अदर मिनरल्स हो जाते हैं, जैसे कोल हो गई, पेट्रोलियम हो गई, और नॉन मेटलिक मिनरल्स हो गए। मिनरल्स को एक्सट्रैक्ट की जाती है माइनिंग से, ड्रिलिंग से, या फिर क्वायरिंग से। ये तरीके हैं इनको एक्सट्रैक्शन करने की। तो मिनरल्स को आप कैसे करोगे, इसको एक्सट्रैक्ट करोगे आप माइनिंग करके, यानी कि आप खोद के निकालोगे। माइनिंग मतलब होता है कि आप कोई टूल ले हो जो कि बना हुआ है आयरन से, जैसे एक्स टाइप का ही होता है, आप उसे माइनिंग करोगे। ड्रिलिंग मतलब छेद करना, ठीक है, हम पढ़ेंगे ये वाला। और क्वायरिंग मतलब शैलो ग्रेव में ही आपको मिनरल्स मिल जाते हैं। तो आपको एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स 3 याद रखनी है, एक माइनिंग होती है, ड्रिलिंग होती है और एक क्वायरिंग होती है। जिसमें माइनिंग जो होती है ना वो ओपन कास्ट माइनिंग होती है और एक शाफ्ट माइनिंग होती है, ये हम फर्दर देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट मिनरल्स, ठीक है, मिनरल्स निकालने के लिए, ठीक है, रॉक से, क्योंकि आपको मैंने बताया मिनरल्स किस में होते हैं, रॉक्स के अंदर होती है, वो रॉक्स के अंदर ब्यूरिड होती है जो कि अर्थ सरफेस में रहती है, तो हम इसको माइनिंग बोलते हैं। तो मिनरल्स जो होती है ना वो शैलो डेप्थ्स में होती है, बहुत ज़्यादा डीप अंदर आपको नहीं दिखेगी, बट छिछले यानी कि शैलो डेप्थ्स में आपको कुछ मिनरल्स होती है वो अर्थ की
क्रस्ट में होती है। तो आपको उसको क्या करना है, रिमूव करना है अर्थ की सरफेस को, और वहाँ से सरफेस लेयर जब हट जाती है तो हम इसको बोलते हैं ओपन कास्ट माइनिंग। ओके, तो हमने तो माइनिंग देख ली कि अर्थ सरफेस को हमने निकाला, वहाँ पे रॉक्स में ब्यूरिड होती है मिनरल्स। अब मिनरल्स जो होते हैं वो कहाँ शैलो डेप्थ्स में लाई करते हैं, बहुत ज़्यादा अंदर नहीं। तो हम उसको रिमूव करते हैं सॉइल को, और सरफेस लेयर जब मूव हो जाती है तो हम इसको ओपन कास्ट माइनिंग बोलते हैं। अब अगर बहुत डीप अंदर बोर्स यानी कि होल बना रहे हो, इसको हम शाफ्ट्स बोलते हैं। ठीक है, हैव टू बी मेड टू रीच मिनरल डिपॉजिट्स दैट लाई एट ग्रेट डेप्थ्स। ठीक है, बहुत अंदर रहती है तो हमें बहुत डीप क्या करना पड़ता है, होल बनानी पड़ती है, और इसी को हम शाफ्ट बोलते हैं, जिसमें मिनरल्स जो होती है बहुत ग्रेट डेप्थ्स में होती है, तो इसी को हम शाफ्ट माइनिंग बोलते हैं। तो आपको ये याद ही रखना है, हमारे पास 3 टर्म आए हैं। माइनिंग मतलब आपको पता चल गया, ठीक है, अर्थ की सरफेस के अंदर से क्या करना, माइनिंग करना। दूसरा ओपन कास्ट माइनिंग, ये शैलो ग्रेव्स में होती है, यानी आपको ज़्यादा डीप जाने की ज़रूरत नहीं है, मिनरल्स हमें वहाँ पे मिल जाती है। शाफ्ट माइनिंग में आपको बहुत अंदर क्या करना पड़ता है, बहुत अंदर तक आपको डीप बोरवेल यानी बहुत बड़ा एक होल बनाना पड़ता है, फिर आप इसको शाफ्ट माइनिंग बोलोगे। यहाँ के मिनरल जो होते हैं बहुत डीप डेप्थ में होती है। डीप वेल्स आर बोर्ड टू टेक देम आउट, दिस इज़ कॉल्ड ड्रिलिंग। और यहाँ पर भी क्या होती है, डीप बोर्ड। ठीक है, बहुत ज़्यादा एक कुआं की तरह बहुत अंदर तक क्या किया जाता है, होल बनाई जाती है, और फिर उसको बाहर निकाला जाता है, इसको हम ड्रिलिंग बोलते हैं। Minerals that lie near the surface are simply dug out by the process known as quarrying। और ये भी शैलो होता है, ये बिल्कुल सरफेस में ही आपको अवेलेबल मिल जाएगा, तो हम इसको बस बोलते हैं सिंपली हम डग कर देते हैं और हमें करने से मिनरल्स मिल जाती है। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा, ऑफशोर ड्रिलिंग ऑफ ऑयल। ठीक है, यहाँ पे पानी में सब चले गए हैं और ऑयल के लिए अब क्या करेंगे, सरफेस में ड्रिल करेंगे, बहुत बड़ी क्या करेंगे, ड्रिलिंग करेंगे या फिर शाफ्ट माइनिंग, ड्रिलिंग करेंगे। ठीक है, क्वायरिंग और ओपन कास्ट माइनिंग तो नहीं करेंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स, कैसे कैसे मिनरल्स जो है यहाँ वहाँ डिस्ट्रीब्यूटेड है। उससे पहले डू यू नो देख लेते हैं। यू कैन ऑलवेज टेल इफ़ अ रॉक कंटेन्स कॉपर बिकॉज देन द रॉक लुक्स ब्लू इन कलर। अगर कोई रॉक ब्लू कलर का है, ठीक है, ब्लू कलर का कोई रॉक है, तो आप हमेशा उसको कलर देख के ही बोल सकते हैं कि इसके अंदर कॉपर है, क्योंकि कॉपर का कलर कैसा होता है, ब्लू कलर का होता है। तो अगर कोई चीज़ ब्लू है तो समझ जाना कि उसमें कॉपर मिली हुई है। उसमें कौन सी मिनरल है, तो कॉपर है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल्स देखते हैं। मिनरल्स जो होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स में होते हैं। कोई रॉक्स जो बहुत बड़े हो गए, कोई छोटे हो गए, कोई मीडियम साइज़ के हो गए, तो रॉक्स भी डिफ़र करते हैं, तो फिर उसमें आपको डिपेंड करता है कि कौन से रॉक में मिल रही है। सम ऑफ द रॉक्स फाउंड इन द इग्नियस रॉक, कुछ जो है कि वो इग्नियस रॉक्स में मिलते हैं, जो हमने पढ़ा था वॉल्केनो के चैप्टर में। जब वॉल्केनो जब होती है वो इरप्ट हो जाती है, ठीक है, और लावा जो होती है वो बहती है, तो ये जो मैग्मा है, ठीक है, ये बाहर चली जाती है, तो ये जब सॉलिडिफाई हो जाएगा, जब ये सॉलिडिफाई हो जाएगा तो फिर क्या बन जाता है, ये रॉक बन जाती है। अब ये जब रॉक बन जाएगा तो क्या होगा, इसे हम इग्नियस रॉक बोलते हैं। तो इग्नियस रॉक में भी जो कंपोजिशन होती है वो डिपेंड करता है कि उसमें कौन सी मिनरल है। कुछ इग्नियस रॉक्स में होती है, कुछ मेटामॉर्फिक रॉक्स में होती है, वाइल सम अदर ऑकर इन सेडिमेंट्री रॉक्स। ठीक है, तो फिर आपको या तो फिर मेटामॉर्फिक रॉक्स में मिनरल्स हो सकते हैं, या सेडिमेंट्री रॉक्स में, या इग्नियस रॉक्स में। जनरली मेटेलिक मिनरल्स जो होती है वो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक फॉर्मेशंस में ही सबसे ज़्यादा आपको मिलेगी, जो कि फॉर्म करते हैं लार्ज प्लेट्यूज में। ठीक है, जनरली मेटलिक मिनरल्स जो होती है वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपको, उसकी रॉक फॉर्मेशंस में आपको यूजुअली मिलेगी। ठीक है, यहाँ लिखा हुआ है मेटलिक मिनरल्स, इग्नियस और मेटामॉर्फिक में आपको यूजुअली देखने को मिलती है। दैट फ्रॉम लार्ज प्लेट्यूज़, ठीक है, जो कि लार्ज प्लेट्यूज़ में और आपको ये सब रॉक फॉर्म्स में ये ज़्यादा मिलती है। आयरन ओर जो होती है वो आपको कहाँ मिलेगी, नॉर्थ स्वीडन, कॉपर एंड निकल डिपॉजिट्स इन ओंटारियो कनाडा, आयरन निकल क्रोमाइट्स और प्लैटिनम
प्लैटिनम जो है ये साउथ अफ्रीका में। जितने भी बहुत कीमती चीज़ होती है ना, सीधा साउथ अफ्रीका डाल देना। यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, प्लैटिनम, ये सब कहाँ, साउथ अफ्रीका में ही मिलती है। साउथ अफ्रीका में क्रोमाइट्स, निकल, ठीक है, ये सब फाउंड इन इग्नियस। तो ये एग्जांपल्स हैं कि मिनरल जो होते हैं वो इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स में आपको देखने को मिलेगी। सेडिमेंट्री रॉक्स में फॉर्मेशंस आपको प्लेन्स एंड यंग फोल्ड माउंटेन्स में, जिसमें नॉन मेटलिक मिनरल जैसे कि लाइमस्टोन हो गए। तो लाइमस्टोन जो होती है डिपॉजिट्स आपको वहाँ कहाँ पे मिलेंगी, कैकोसिस में मिलेगी जो कि फ्रांस में है। मैंगनीज डिपॉजिट जॉर्जिया में मिलेगी, यूक्रेन में आपको एंड फोस्फेट बेड्स ऑफ अल्जीरिया। सम ऑफ द एग्जांपल है मिनरल फ्यूल्स जैसे कोल, पेट्रोलियम आर आल्सो फाउंड इन द सेडिमेंट्री स्ट्रेटा। तो कोल, पेट्रोलियम ये सभी कहाँ मिल जाती है आपको, सेडिमेंट्री स्ट्रेटा में मिलेगी, ठीक है। अब हम एशिया में देखते हैं। चाइना और इंडिया के पास सबसे क्या है, लार्ज आयरन ओर डिपॉजिट्स है, ठीक है। चाइना और इंडिया के पास ये कॉन्टिनेंट जो है प्रोड्यूस करते हैं मोर देन हाफ ऑफ द वर्ल्ड्स टीन। तो पूरे वर्ल्ड में से कितना, हाफ टीन जो है प्रोड्यूस करते हैं ये दोनों कॉन्टिनेंट। अब यहाँ पे आप डिस्ट्रीब्यूशन देखो मिनरल्स की, जिसमें आयरन जो है ये इस टाइप के सिंबल में यूज़ हुआ है, कॉपर फ्लावर टाइप में, बॉक्साइट जो है वो रेक्टेंगल में और सर्कल और एक लाइन है, ठीक है। तो रेक्टेंगल में सर्कल लाइन यानी कि यहाँ पे ये बॉक्साइट है, ये सब बॉक्साइट है, ये भी बॉक्साइट है, ये दोनों बॉक्साइट बॉक्साइट, ये भी बॉक्साइट, ये दोनों बॉक्साइट 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 बॉक्साइट। और ये जो केक जैसा साइन है, ट्रफल जैसा, ये आयरन है। तो ऑस्ट्रेलिया में आयरन देखने को मिलेगा, इंडिया में, ठीक है, और साउथ अफ्रीका, यहाँ पे अर्जेंटीना, सॉरी ब्राज़ील है वो, फिर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, तो ये सब जगह में आपको मिलेगा। फिर ये चाइना, सॉरी रशिया होगा आई थिंक, ठीक है। तो ये वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन है आयरन, कॉपर एंड बॉक्साइट की, आप देख लेना। चाइना, मलेशिया, इंडोनेशिया, ये अमॉन्ग द वर्ल्ड्स लीडिंग टीन प्रोड्यूसर्स हैं, ठीक है। जाने माने टीन प्रोड्यूसर्स कौन हो गए, चाइना, मलेशिया एंड इंडोनेशिया। चाइना जो है वो एक लीड इन प्रोडक्शन होता है लेड, एंटीमोनी एंड टंगस्टन। एशिया हैज़ आल्सो द डिपॉजिट्स ऑफ मैंगनीज, बॉक्साइट, निकल, जिंक एंड कॉपर। यूरोप की अगर बात करेंगे तो ये जाना माना प्रोड्यूसर किसका है, आयरन ओर का है पूरे वर्ल्ड में। आपको पता है यहाँ पे ही सबसे पहले इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन हुई थी। यहाँ के जो लोग हैं, द कंट्रीज़ के पास क्या है, लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ आयरन ओर है, जो कि रशिया हो जाएगा, यूक्रेन, स्वीडन, फ्रांस। मिनरल डिपॉजिट्स होती है कॉपर, लेड, जिंक, मैंगनीज और निकल, ये फाउंड होती है ईस्टर्न यूरोपियन एंड यूरोपियन रशिया में। क्या आपको पता है स्विट्ज़रलैंड के पास कोई भी मिनरल डिपॉजिट नहीं है, फिर भी ये क्या है, डेवलप्ड कंट्री है। तो आपको ये याद रखनी है कि स्विट्ज़रलैंड के पास खुद की कोई मिनरल्स नहीं है। अब हम नॉर्थ अमेरिका की बात कर लेते हैं। नॉर्थ अमेरिका, उप्स, आए, एक मिनट बच्चे। अब हम नॉर्थ अमेरिका स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो मिनरल डिपॉजिट्स होती है नॉर्थ अमेरिका में, अरे अवॉइड द मैसेजेस कमिंग, ओके। चलो, नॉर्थ अमेरिका जो होती है यहाँ पे मिनरल डिपॉजिट्स आपको नॉर्थ अमेरिका में मिलेगी, ठीक है, जो कि आपको 3 जोन्स में, आपको पता है कि नॉर्थ अमेरिका 3 जोन्स में है। एक कनेडियन रीजन नॉर्थ में है, और एक ग्रेट लेक्स है, एप्लेचियन रीजन है, और माउंटेन रेंजेस वेस्ट में जो है, ठीक है, रॉकी माउंटेन जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आयरन और निकल, गोल्ड, यूरेनियम एंड कॉपर जो है उसको माइन की जाती है कैनेडियन शील्ड रीजन में। फिर कोल जो है वो एप्लेचियंस में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। वेस्टर्न कॉर्डिलरीज जो है, वेस्टर्न कॉर्डिलरीज, इनके पास वास्ट डिपॉजिट ऑफ कॉपर, लेड, जिंक, कोल्ट एंड सिल्वर है। अब यहाँ पे फिर से एक वर्ल्ड मैप है जहाँ पे आप देख सकते हो वर्ल्ड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मिनरल ऑयल एंड कोल, ठीक है। तो कोल जो है वो आपको एक बकेट की तरह दिखेगा, और जो मिनरल ऑयल जो ट्रायंगल,
तो ट्रायंगल में आप देखो ऑयल आपको कहाँ कहाँ मिल रही है, ठीक है, साउथ अमेरिका के टिप में, फिर यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका, फिर ये वाला पैनामा इस्थमस के ऊपर यानी कि मैक्सिको आई थिंक, ये यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ ये पूरा एरिया, ठीक है, अरब पेनिनसुला में, इंडिया के नॉर्थ में हिमालयन यानी कि आप तिब्बत मान लो, ठीक है। तो ये सब एरिया में आपको देखने को क्या मिल रहा है, कोल एंड मिनरल ऑयल। यूरोप में देखो सबसे ज़्यादा कोल आपको देखने को मिल जा रहा है, हाँ जी, नॉर्थ अमेरिका में ऑल्सो, एंड इंडिया में भी, और कुछ पार्ट्स ऑफ अफ्रीका में। साउथ अमेरिका में देख लेते हैं, ब्राज़ील जो है सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है हाई ग्रेड आयरन ओर की, ठीक है, यहाँ पे सबसे हाई ग्रेड आयरन ओर मिलती है किसको, साउथ अमेरिका को, पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। चिली एंड पेरू जो होती है ये लीडिंग प्रोड्यूसर यानी कि जाने माने प्रोड्यूसर हैं कॉपर की। ब्राज़ील एंड बोलिविया जो है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर हैं टीन के, ठीक है, टीन का सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ब्राज़ील हो जाएगा। सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ हाई ग्रेड आयरन और साउथ अमेरिका हो जाएगा। तो साउथ अमेरिका जो है इसके पास लार्ज डिपॉजिट ऑफ गोल्ड है, सिल्वर, जिंक, क्रोमियम, मैंगनीज, बॉक्साइट, माइका, प्लैटिनम, एबेस्टोस एंड डायमंड। मिनरल ऑयल जो होती है यहाँ वेनेजुएला में, अर्जेंटीना में, चिली में, पेरू में और कोलंबिया में मिलती है। तो अगेन साउथ अमेरिका में बहुत अच्छी आपको मिनरल रिजर्वॉयर दिख जाएगी। डू यू नो द ओल्डेस्ट रॉक्स इन द वर्ल्ड्स आर इन द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया? They date from 4,300 million years ago, only 300 million year after the earth was formed. ठीक है, तो आप इमेजिन करो कि यहाँ के जो रॉक्स है ऑस्ट्रेलियन की, दे आर सो ओल्ड, 4,300 मिलियन ओल्ड, ठीक है। और यहाँ पे अभी क्या है, अर्थ इट्सेल्फ इज फॉर्म 300 मिलियंस आफ्टर। तो फिर अब अफ्रीका के पास आ जाते हैं। अफ्रीका के पास जो मिनरल रिसोर्सेज हैं वो वर्ल्ड्स के सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर किसका है, डायमंड्स का, गोल्ड का और प्लैटिनम। मैंने बोला ना कीमती चीज़ की ये क्या है, पूरे वर्ल्ड में सबसे लार्जेस्ट है। साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे, जायरे प्रोड्यूस करते हैं लार्ज पोर्शंस ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड, ठीक है। जिम्बाब्वे, जायरे और साउथ अफ्रीका याद रखना है आपको। अदर मिनरल्स फाउंड्स इन अफ्रीका और कॉपर, आयरन और क्रोमियम, यूरेनियम, कोबाल्ट एंड बॉक्साइट। ऑयल जो है वो नाइजीरिया में मिलती है, लीबिया में और एंगोला में। ऑस्ट्रेलिया जो है ये सबसे लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का, ये आपको याद रखना है पूरे वर्ल्ड में, ठीक है। आपको जो वर्ल्ड में है ना वो आपको याद रखना है, ये बॉक्साइट का सबसे क्या है, टॉप प्रोड्यूसर है। और भी जाना माना है गोल्ड का, डायमंड का, आयरन का, टीन एंड निकल का। इसमें काफ़ी रिच होती है कॉपर, लेड, जिंक एंड मैंगनीज। कालगोलिक एंड कूलगार्डी एरियाज जो है वो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में है, इनके पास लार्जेस्ट डिपॉजिट्स ऑफ गोल्ड आपको देखने को मिलेगा। अब हम एंटार्क्टिका देखते हैं। यहाँ की जो जूलॉजी है एंटार्क्टिका की वो सफिशेंटली वेल नोन टू प्रिडिक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ वेराइटी ऑफ मिनरल डिपॉजिट। सिंस यहाँ पे बहुत ठंडी होती है तो अभी हमें पता तो चला है कि वहाँ के क्या मिनरल डिपॉजिट्स हो गई, कुछ शायद बहुत ज़्यादा है, सिग्निफिकेंट साइज ऑफ डिपॉजिट्स ऑफ कोल हैं। और यहाँ पे ट्रांसेंटेंटिक्स, यहाँ पे आपको ट्रांसेंटार्टिक माउंटेन दिखेंगी जिसमें, एंड आयरन नियर द प्रिंस चार्ल्स माउंटेन्स ऑफ ईस्ट एंटार्क्टिका जो है वो फोरकास्ट की गई है। तो आयरन और गोल्ड, सिल्वर, ऑयल ये भी प्रेजेंट है कमर्शियल क्वांटिटीज़ में। अब हम मिनरल्स देखते हैं। मिनरल्स जो होती हैं वो यूज्ड होती हैं, कहाँ यूज़ करते हैं मिनरल्स को, तो मिनरल्स आर यूज्ड इन मैनी इंडस्ट्रीज़, ठीक है, बहुत सारे इंडस्ट्री में मिनरल्स को यूज़ करते हैं। मिनरल्स जो होते हैं उसको हम यूज़ करते हैं एज जेम्स, आर यूजुअली हार्ड, ठीक है, ये बहुत हार्ड होते हैं जेम्स। दीज आर देन सेट इन वेरियस स्टाइल्स फॉर ज्वेलरी। फिर ज्वेलरी में क्या करते हैं हम इसको एम्बॉडी करते हैं, ठीक है, एम स्टड करते हैं, इसको स्टड की तरह यूज़ करते हैं। कॉपर जो एक अनदर मेटल है जिसको हम यूज़ करते हैं फ्रॉम कॉइन्स टू पाइप्स, ठीक है, कॉपर की कॉइन्स बनती है, पाइप्स भी बनते हैं। सिलिकॉन यूज्ड फॉर द कंप्यूटर इंडस्ट्री एंड ऑब्टेन फ्रॉम द क्वार्ट्ज। तो क्वार्ट्ज जो है वहाँ से आप क्या ऑब्टेन करोगे, सिलिकॉन। एल्युमिनियम जो होती है वो आप कौन से
और बॉक्साइट, ठीक है, बॉक्साइट के ओर से क्या निकलता है, एल्युमिनियम निकलती है। और बॉक्साइट का टॉप प्रोड्यूसर कौन था, ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है। तो बॉक्साइट इज़ यूज्ड इन ऑटोमोबाइल्स एंड प्लेन्स, ठीक है, बॉटलिंग इंडस्ट्री, बिल्डिंग्स और इवन द किचन कुकवेयर। अब हमें मिनरल्स को बचानी भी है क्योंकि ये क्या है, लिमिटेड है हमारे नेचर में। इनको काफ़ी टाइम चाहिए कि दोबारा से ये क्या बन सके, मिनरल बन सके, जो कि 1000 ईयर्स होते हैं, मिलियन ईयर्स भी लग जाते हैं, ठीक है। तो इनकी कंजर्वेशन ज़रूरी है क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल है, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स हैं और इसको 1000 लगता है फॉर्मेशन एंड कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स। यहाँ की जो फॉर्मेशन होती है इतने छोटे से रेट में ही ह्यूमन कंज्यूम जो करता है बहुत सारे मिनरल्स। तो ज़रूरी है कि हम उसका वेस्टेज ना करें और यहाँ पे जो माइनिंग की जो प्रोसेस है, ठीक है, रिड्यूस वेस्टेज इन द प्रोसेस ऑफ माइनिंग। तो माइनिंग करते समय जितनी ये वेस्ट हो रही है उसको हम कमी करना चाहिए। रिसाइकलिंग द मेटल इज़ अनदर वे इन विच द मिनरल रिसोर्सेज कैन बी कंजर्व्ड। तो हमें रिसाइकिल करना चाहिए, ठीक है। मिनरल है, इसको आप क्या करोगे, रिड्यूस करोगे, इसका क्या, फिर रिसाइकिल करोगे, फिर रिसाइकिल के बाद फिर यूज़ करोगे। तो ये प्रोसेस चलती रहेगी। तो हमें मिनरल्स को क्या करना है, कंज़र्व करने की भी हमें सोचनी है। अब पावर रिसोर्सेज की तरफ आ जाते हैं। पावर रिसोर्स जो होती है, जैसे सनी की जो माँ है वो अपनी देन छोड़ो, यहाँ आ जाओ, वो बाद में पढ़ेंगे, ठीक है। कन्वेंशनल सोर्सेज देखते हैं, कन्वेंशनल सोर्सेज क्या होती है। तो कन्वेंशनल सोर्सेज जो होती है ये एनर्जी है, दोज विच हैव बीन इन कॉमन यूज़ फॉर अ लॉन्ग टाइम, जिसको आप बहुत टाइम्स तक हम इसको यूज़ कर रहे हैं, इसलिए उसका नाम रख दिए कन्वेंशनल सोर्सेज, ठीक है। जैसे फायरवुड हो गए, फॉसिल्स हो गए, ये हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं ये फ्यूल्स को। और दो मेन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज जो होती है वो फायरवुड और फॉसिल्स हो जाएंगे। तो फायरवुड जो होती है, आग लगाना, फायर करना वुड में, ये वाइडली यूज़ होता है खाना बनाने के लिए या फिर हीटिंग करने के लिए। हमारे देश में 50% से ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है विलेजेस के थ्रू बाय फायरवुड। Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted by heat and pressure into fossil fuels। अब आपको पता होगा कि बहुत सारे जो प्लांट्स थे, एनिमल्स थे, उनकी जो रिमेन्स थी, ठीक है, वो क्या हो गई, अर्थ के अंदर बरीड हो गई बहुत सालों से, मिलियन ऑफ ईयर्स, और ये कन्वर्ट हो गए हैं किस में, हीट एंड प्रेशर हुई तो ये फॉसिल फ्यूल्स में कन्वर्ट हो गया। और यही फॉसिल फ्यूल को हम क्या यूज़ कर रहे हैं, यही है, कोल है, पेट्रोल है, नेचुरल गैस, हमने इसका नाम दे दिया, कोल, पेट्रोल, नेचुरल गैस, ये मेन सोर्स हैं कन्वेंशनल एनर्जी की, ठीक है। तो ये भी क्या है, कन्वेंशनल एनर्जी है। द रिजर्व्स ऑफ दिस मिनरल्स आर लिमिटेड, और इनका जो रिजर्व्स है वो क्या है, लिमिटेड फॉर्म में है। द रेट एट विच द ग्रोइंग वर्ल्ड पॉपुलेशन इज़ कंज्यूमिंग दैम इज़ फार ग्रेटर दैन द रेट ऑफ देयर फॉर्मेशन, ठीक है। हम इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, कंजप्शन कर रहे हैं मिनरल्स को, जितना तो ये खुद फॉर्म ही नहीं हो पा रहे हैं इतनी स्पेस से। सो ये लाइकली टू बी क्या है, एग्जॉस्टेड हो जाएंगे तुरंत। कोल, कोल जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं कुछ हाइडल पावर कहाँ से आ गया भाई, फॉसिल फ्यूल्स हो गई, ऑयल और नेचुरल गैस। एडवांटेजेस और बीच में आपको डिसएडवांटेजेस दिखेगी, नेचुरल गैस की एडवांटेज। तो ऑयल की एडवांटेज ये होती है कि ये ट्रांसपोर्ट करने में टैंकर्स में काफ़ी ईज़िली हो जाती है, जैसे बेसिस ऑफ पेट्रो केमिकल इंडस्ट्री, ठीक है, इसका बेसिस होता है पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री। इसका डिसएडवांटेज यही है, डिप्लीशन ऑफ ऑक्सीजन ड्यू टू ऑयल स्पिलेज एंड गैस लीकेज पोल्यूट, ठीक है। तो अगर मान लो ऑक्सीजन की डिप्लीशन होती है, कब क्यों होगी, जब ऑयल स्पिलेज हो जाएगी। ऑयल स्पिलेज मतलब पानी गिर जाना ओशन के फ्लोर में, तो वहाँ ऑक्सीजन ख़त्म हो जाती है। गैस लीकेज होना, ठीक है, तो ये सब में क्या होता है, इसके डिसएडवांटेजेस है ऑयल की। पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड कॉज्ड एसिड रेन, ठीक है, अब जितने भी पोल्यूटेंट्स
रिलीज़ हो जाती है, उससे एसिड रेन होती है। अगेन ऑयल, एक्सप्लोरेशन ऑफ न्यू फ्यूल इज़ नॉट ईजी। अब आपको एक्सप्लोरेशन करना है न्यू फ्यूल को, तो वो काफ़ी आसान नहीं होता है। इसके हम एडवांटेज देख लेते हैं, यानी कि नेचुरल गैस का ये ट्रांसपोर्ट करना पाइपलाइंस के थ्रू काफ़ी आसान होती है। क्या आसान होती है? नेचुरल गैस, ठीक है। इसको पाइपलाइन से हम क्या करते हैं? ट्रांसपोर्ट करते हैं नेचुरल गैस को। और ऑयल को किस में कर रहे थे? टैंकर्स में कर रहे थे। क्लीनर देन ऑयल एंड कोल। अब नेचुरल गैस जो होती है वो काफ़ी साफ़ होती है कोल और ऑयल के कंपैरेटिवली, और ये काफ़ी चीपर होती है ऑयल से, नेचुरल गैस, ठीक है। अब इसकी हम कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देख लेते हैं। जैसे फायरवुड हो गई, कोल हो गई, हाइडल पावर हो जाएगी। तो आपको ये याद रखनी है, जो कोल होती है उसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस। तो कोल की एडवांटेज ये होगी कि ये बहुत ज़्यादा अवेलेबल है हमारे अर्थ में, और इसकी जो कन्वर्जन होती है इलेक्ट्रिसिटी की वो काफ़ी एफिशिएंट है, ठीक है। तो ये दो एडवांटेज हो गई। डिसएडवांटेज ये होती है कि पॉल्यूटिंग सोर्स है और बहुत ज़्यादा हैवी होती है उसको ट्रांसपोर्ट करना, पोल्यूशन भी होती है और बहुत हैवी होती है उसको ट्रांसपोर्ट करना। अब हम फायरवुड देखते हैं। देखिए ये भी कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो जाएगी। जैसे फायरवुड की एडवांटेज ये होती है कि ईज़िली एक्सेस होती है, ठीक है, और ये एनर्जी बहुत ही लार्ज नंबर ऑफ़ पीपल को प्रोवाइड करती है। इसके डिसएडवांटेज यही है कि ये कलेक्शन इसकी बहुत टाइम कंज्यूमिंग होती है। आपको चुन 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 के फायरवुड इकट्ठे करने पड़ते हैं, जिसमें टाइम बहुत लगती है, मेहनत लगती है, काफ़ी पोल्यूटिंग होती है, ये एनवायरनमेंट को पोल्यूट करती है, इसकी जो गैस जिससे निकलता है जलने के बाद, और ये ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट में प्रमोट करता है। डिफॉरेस्टेशन भी होती है इससे, जो कि अगेन इसके बहुत सारे डिसएडवांटेजेस हैं। हाइडल पावर की एडवांटेजेस ये है कि ये नॉन पोल्यूटिंग होती है और इरिगेशन एंड फिशिंग में काफ़ी हेल्पफुल होती है, और काफ़ी चीप मीन्स ऑफ इसकी क्या है यूज़ होती है, ठीक है, बहुत चीप होती है। एडवांटेज में आप देखोगे तो ये डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी होती है, ठीक है। यहाँ से लोगों को, जो वहाँ की लोकल कम्युनिटी, उनको हटा दी जाती है, उनको मूव कर दी जाती है टुवर्ड्स अदर प्लेसेस। फिर इनंडेट्स लो लेइंग रीजन, फिर जो लो लेइंग रीजन है उन पर क्या हो जाती है? फ्लड पूरा भर जाता है, सबमर्ज हो जाते हैं वो लो रीजन्स। बहुत एक्सपेंसिव होती है उसको सेटअप करना, ठीक है। तो आपको ये सब याद रखनी है। ये कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी हो गई। तो फॉसिल फ्यूल्स जो होते हैं, ये कोल हो गए, पेट्रोलियम हो गए, नेचुरल गैस हो गए, ये सब कन्वेंशनल एनर्जी हो गए, ठीक है। इनकी जो रिजर्व्स होती है इन मिनरल्स की, ये बहुत लिमिटेड हैं। यहाँ की जो रेट है इन विच दे आर ग्रोइंग, वर्ल्ड पॉपुलेशन जो कंज्यूम कर रहे हैं, ये फार ग्रेटर है जितना इनका फॉर्मेशन नहीं हो रहा है। तो नियर सून इन द फ्यूचर दे विल बी एग्जॉस्टेड। अगर हम इसकी यूजेज को थोड़ा सा कंट्रोलिंग या फिर रिसाइकिल वे से अगर यूज़ करेंगे, तो ये थोड़ा वक्त तक हम इसको प्रिजर्व या कंजर्व कर कर रख सकते हैं। अब हम कोल देखते हैं। कोल जो है सबसे एबडेंटली फाउंड फॉसिल फ्यूल होती है। सबसे ज़्यादा आपको क्या मिलेगी? कोल मिलेगी, जो कि आप झरिया कोल फील्ड्स पड़ा था झारखंड में, ठीक है। तो ये एक डोमेस्टिक फ्यूल होती है। इंडस्ट्रीज़ जैसे कि आयरन स्टील स्टीम इंजन्स, आयरन स्टील इंडस्ट्री जनरेट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी कोल के थ्रू। इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम कोल इज़ कॉल्ड थर्मल पावर। अब जो हम कोल से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रहे हैं, हम उसको थर्मल पावर बोलते हैं। आपको ये भी याद रखना है बच्चे, जो कोल होती है ना, वो क्या बोल रही थी मैं भूल गई, कोई बात नहीं। स्टीम इंजन्स एंड जनरेट इलेक्ट्रिसिटी करती है, ठीक है। अब कोल जो होती है विच आर वी यूजिंग टुडे आर फ्रॉम मिलियंस ऑफ ईयर्स एगो। आपको पता है जो कोल होती है वो एनिमल्स एंड प्लांट्स की रिमेन्स है। मिलियन ऑफ ईयर्स क्या हो गए थे, ये मर गए तो अर्थ में ब्यूरी हो गए, तो यही जो है वो इसको कोल्स बोलते हैं। व्हेन जायंट फर्न्स एंड स्वम्प्स गॉट buried अंडर द लेयर ऑफ अर्थ, तो कोल जो है ये देयरफॉर दे आर रेफर टू एज ब्यूरिड सनशाइन। तो ब्यूरिड सनशाइन हम किसको बोलेंगे? कोल को बोलते हैं। तो ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही हमारे लिए क्या है, हम इससे एनर्जी जो प्रोड्यूस करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो भी एनर्जी, ठीक है, स्टीम इंजन्स। और हम पहले, ठीक है, हमारे जो पहले जो रेलवे चलती थी वो स्टीम इंजन्स रहती थी,
ठीक है, तो बहुत ही वाइटल था। इस समय तो हम इलेक्ट्रिसिटी से क्या कर रहे हैं, ट्रेन को रन कर रहे हैं, बट कोल पहले बहुत ज़्यादा यूज़ होती थी। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको हम ब्यूरेट सनशाइन इसलिए बोलते हैं। ऊपर में आप देख रहे हो नॉर्थ ईस्ट इंडिया में एक विमेन है जो क्या कर रही है, वो फायरवुड को कलेक्ट कर रही है, विच इज़ अगेन बहुत ज़्यादा एक टफ प्रोसीजर हुआ करता था। द लीडिंग कोल प्रोड्यूसर्स ऑफ द वर्ल्ड आर चाइना, यूएसए, जर्मनी, रशिया, साउथ अफ्रीका और फ्रांस। ठीक है, ये सब है लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ इंडिया। और फिर कोल प्रोड्यूसिंग एरियाज़ इंडिया की आपको सब याद रखना है। रानीगंज हो गई, झरिया हो गई, धनबाद एंड बोकारो इन झारखंड। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो दिख रहा होगा जो कि थर्मल पावर स्टेशंस हैं। यहाँ से क्या करती है, एनर्जी जनरेट होती है, इलेक्ट्रिसिटी कोल के थ्रू। ठीक है, थर्मल पावर। अब हम पेट्रोलियम देख लेते हैं। पेट्रोल जो है ये हमारे कार को क्या करता है, रनिंग। ठीक है, हम कार चलाते हैं, स्कूटी चलाते हैं, मोटरसाइकिल चलाते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ द पेट्रोल अवेबिलिटी। हम पेट्रोल यूज़ करते हैं। ऑयल जो है हमारे साइकिल, मान लो अगर उसमें आवाज़ आ रही है, बहुत पुराने से रस्ट हो गई है, तो हम उसमें ऑयल डालने से वो बिल्कुल आवाज़ आना बंद हो जाता है। तो बोथ बिगिन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड, जिसको हम बोलते हैं पेट्रोलियम। ये बिल्कुल काला लिक्विड जैसा दिखता है जो पेट्रोलियम है। और आपको ये कहाँ मिलेगी, तो ये रॉक्स के लेयर में मिलेगी, जिसको हम ड्रिल करते हैं ऑयल फील्ड से। और ये लोकेटेड होती है ऑफशोर में और कोस्टल एरियाज़ में। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, ये कहाँ पे मिलती है बेसिकली। तो ये ड्रिल करके निकाली जाती है ऑयल फील्ड से, जो कि ऑफशोर में यानी कि कोस्टल एरियाज़ में आपको मिलेंगे। ठीक है, ऑफशोर और कोस्टल एरियाज़ में। दिस इज़ देन सेंट टू रेफाइनरीज़। ठीक है, रेफाइनरीज़ में भेज दी जाती है ताकि इसको रिफ़ाइन किया जा सके, क्रूड ऑयल को, और बहुत सारे वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट्स को, जैसे कि डीजल हो गई, पेट्रोल हो गई, केरोसिन हो गई, वैक्स, पेट, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स को हम बना सके, जिसको हम अपनी डेली लाइफ में यूज़ करते हैं। केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक्स एंड लुब्रिकेंट्स। पेट्रोलियम जो होती है हम इसको ब्लैक गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, ये बहुत ही वैल्यूएबल होती है इसलिए, और ये ब्लैक कलर होता है इसलिए। द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हो गए ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतर। यहाँ के जो अदर मेजर प्रोड्यूसर्स हो गए यूएसए, रशिया, वेनेजुएला एंड अल्जीरिया। द लीडिंग प्रोड्यूसर्स ऑफ इंडिया आर दिग्बोई इन असम। असम का दिग्बोई में होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको जाना माना मिल जाएगा ऑयल फील्ड्स। बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टाज ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स। आपको ये पूरा याद करना है। नेचुरल गैस जो होती है ये कहाँ मिलती है, जहाँ पे पेट्रोलियम डिपॉजिट्स होती है वहीं पे नेचुरल गैस भी मिलती है, और इसको रिलीज़ की जाती है व्हेन क्रूड ऑयल इज़ ब्रॉट टू द सरफेस। ठीक है, इसको छोड़ दी जाती है जब क्रूड ऑयल जो होता है वो सरफेस में आ जाती है ना, तो हम नेचुरल गैस को वहीं छोड़ देते हैं। ठीक है, इट कैन बी यूज्ड एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल। तो हम इसको डोमेस्टिक सोर्स में भी यूज़ कर सकते हैं या फिर इंडस्ट्रियल की भी जगह यूज़ कर सकते हैं। तो नेचुरल गैस जो होती है ये इम्पॉर्टेंट है। ये एनर्जी रिसोर्स जो है ये साफ क्लीन एनर्जी रिसोर्स होती है, जो इसकी बहुत सारी आपको यूजेस दिखेगी। इसको हम यूज़ करते हैं एज ए फ्यूल इन पावर सेक्टर टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए हम नेचुरल गैस यूज़ करते हैं। फॉर हीटिंग पर्पजेज़ फॉर इन इंडस्ट्रीज़। ठीक है, इंडस्ट्री में हीट करने के लिए रॉ मटेरियल्स की जैसे यूज़ करते हैं, केमिकल और पेट्रोकेमिकल, या फिर फर्टिलाइज़र इंडस्ट्रीज़ के लिए ट्रांसपोर्ट फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं, कुकिंग फ्यूल की तरह यूज़ करते हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इसका वेरियस यूजेस है। ग्लोबली यूएसए, रशिया, ईरान, कतर, चाइना, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के पास काफ़ी ज़्यादा नेचुरल गैस की ये है अवेबिलिटी है। ठीक है, ये मिनरल्स की। इंडिया में अगर आप देखोगे तो नेचुरल गैस रिजर्व्स कुछ ही लोकेशन में मिलेगी, जैसे मुंबई हाई। तो मुंबई हाई वही जगह है जहाँ पे आपको पेट्रोलियम भी मिल जाएगी और नेचुरल गैस भी। कृष्ण गोदावरी बेसिन जो है यहाँ भी आपको मिल जाएगी पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। कैम्बे बेसिन, त्रिपुरा एंड असम। असम में भी हमें कहाँ मिल रहा था, पेट्रोल मिल रहा था। तो त्रिपुरा, कैम्बे बेसिन और असम में भी मिल जाएगी। The sharp increase in our consumption of fossil fuels had led to the depletion of oil reserves at an alarming rate.
अब यहाँ पर भी क्या हो रहा है, हम इतनी ज़्यादा इसका कंजप्शन कर रहे हैं, इतनी ग्रोइंग पॉपुलेशन है, हमारी ग्रीड है, तो हमसे क्या हो रहा है, ये भी ख़त्म हो रही है ऑयल रिजर्व्स बहुत ही अलार्मिंग रेट में, जो कि बहुत ही मुश्किल है कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है इसको हमारी तरह यूज़ कर पाएगा। द टॉक्सिक पोल्यूटेंट्स रिलीज्ड फ्रॉम बर्निंग दिस फ्यूल्स आर ऑल्सो ए कॉज फॉर कंसर्न। अब हम जब इसको जलाते हैं, राइट, जब यूज़ करते हैं हम थर्मल पावर की तरह, तो ये काफ़ी पोल्यूटेंट्स रिलीज़ करते हैं एटमॉस्फेयर में, जैसे ये एक और स्ट्रॉन्ग कंसर्न है कि हमें इस पर ध्यान देनी पड़ेगी क्योंकि इससे ग्लोबल वार्मिंग अफेक्ट हो रही है। नेचुरल गैस जो है वो बहुत एबडेंट है, ठीक है, और ये क्लीनेस्ट हाइड्रोकार्बन है जो कि प्रोड्यूस की जाती है अबाउट हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड जस्ट 1/10 ऑफ एयर पोल्यूटेंट्स ऑफ कोल व्हेन बर्न टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो यहाँ की जो नेचुरल गैस है वो हेल्प करती है, सपोर्ट करती है करने में, ठीक है, रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी एज क्लीनर ऑल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल्स। तो इसलिए नेचुरल गैस को हम यूज़ करते हैं क्योंकि ये ज़्यादा क्या करती है, क्लीन होती है और ये ऑल्टरनेटिव की तरह फॉसिल फ्यूल्स की तरह यूज़ की जा सकती है, ये कम पोल्यूशन करती है। यूजिंग नेचुरल गैस कैन हेल्प टू ब्रिज द जर्नीज ऑफ मूविंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल्स टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज। क्या आपको पता है कि जो नेचुरल गैस को अगर आप कंप्रेस्ड कर दोगे तो उसको हम कंप्रेस्ड नेचुरल गैस बोलते हैं। ये एक पॉपुलर इको फ्रेंडली ऑटोमोबाइल फ्यूल है जो कि बहुत ही कम पोल्यूशन जनरेट करता है पेट्रोलियम और डीजल से। तो भाई इतनी अच्छी चीज़ को हम यूज़ क्यों ना करें, है ना। अब वर्ड ओरिजिन देख लो, पेट्रोलियम, ठीक है, ये वर्ड डिराइव्ड है लैटिन वर्ड से जिसका पेट्रा मतलब होता है रॉक, ओलियम मतलब होता है ऑयल, ठीक है, रॉक से क्या निकली, ऑयल, तो पेट्रोलियम मतलब रॉक ऑयल हो गई, ठीक है। अब हम हाइडल पावर देखते हैं। रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर्ड होती है डैम्स में, इज़ मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट्स, ठीक है। हम क्या करते हैं, जो बारिश की पानी होती है या फिर रेन वाटर जो होती, सॉरी, रिवर वाटर जो होती है, हम उसको हाइट से गिराते हैं। अब जब हम हाइट से गिराएंगे तो क्या होगी, उसमें एनर्जी लगेगी, तो यही फॉलिंग वाटर से हम क्या करते हैं, इनके अंदर कुछ पाइप्स डाल देते हैं डैम के अंदर और टरबाइन ब्लेड्स को घुमा देते हैं, ठीक है, बॉटम में, वो डैम के बॉटम में प्लेस्ड होती है और ये जब ब्लेड मूव करती है तो ये एक जनरेटर की तरह काम करती है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगी। दिस इज़ कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसी को हम क्या बोलते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी हाइड्रो मतलब पानी, उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना। तो द वाटर डिस्चार्ज्ड आफ्टर द जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज्ड फॉर इरिगेशन। अब जो पानी को हमने नीचे छोड़ दिया, पूरे हाइट से गिराया, तो इससे क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी और इसको हम इरिगेशन के लिए यूज़ करते हैं। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स इलेक्ट्रिसिटी इज़ प्रोड्यूस्ड बाय हाइडल पावर। अब पूरे 4th में से हम 1 जो यूज़ करते हैं वो हाइडल पावर से यूज़ करते हैं। इसका जो लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर है पूरे वर्ल्ड में, पैराग्वे, नॉर्वे, ब्राज़ील, चाइना। सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन जो इंडिया में है वो भाखरा नांगल है, गांधी सागर, नागार्जुन सागर और दामोदर वैली प्रोजेक्ट्स।